हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोगों का भारत का गवर्नर जनरल का लास्ट पार्ट है और इस तरह से आज भारत का गवर्नर जनरल हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग भारत के उस गवर्नर जनरल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अब तक के किसी भी गवर्नर जनरल या फिर आने वाले वायसराय में से सबसे अधिक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। आज हम लोग भारत के उस गवर्नर जनरल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सही या गलत या फिर न्याय अन्याय में अंतर किए बिना, भेद किए बिना उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया था। आज हम लोग भारत के उस गवर्नर जनरल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके काल में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो आइए जानते हैं कि वो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा था, अर्थात 1848 से 1856 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1848 ईस्वी में ये भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए और इनका वास्तविक नाम जो था वो था जेम्स एंड्रूज रैमजे। तो लॉर्ड डलहौजी का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो जेम्स एंड्रूज रैमजे। ये आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल का नाम जेम्स एंड्रूज रैमजे था? तो क्या होगा? तो लॉर्ड डलहौजी का यह वास्तविक नाम था। अब बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी पूर्ण रूप से साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्हें सही गलत से कोई मतलब नहीं था। तो मतलब अगर सिर्फ था तो वो था कि भारत में किसी भी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। कहने का मतलब यह हुआ कि इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था कि भारत में हम ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार कर रहे हैं वह सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। चाहे जैसे भी हो, चाहे वह सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो, चाहे वह न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण हो, लेकिन बस भारत में हमें ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। तो यह इस तरह के नीति के थे और इसी वजह से इन्होंने भारत में छोटे छोटे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के लिए या फिर भारत में छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक नीति को अपनाया था और इनकी यह नीति इतिहास में विलय नीति के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे विलय की नीति कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि इन्होंने जिस नीति के तहत जो है भारत में छोटे छोटे राज्यों को समाप्त किया, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, तो उसके बारे में बात करते हैं और उस नीति का नाम क्या है? तो विलय की नीति। तो विलय की नीति को और किन किन नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से यह प्रसिद्ध है? तो आइए सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि विलय की नीति को अपहरण की नीति, अर्थात राज्य अपहरण की नीति के नाम से भी जाना जाता है, यानी राज्य को अपहरण कर लेना, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है। विलय नीति का जो अन्य नाम है, यानी इसे व्यपगत का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। यानी इसी विलय नीति को व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। और
इनके इसी नीति को गोद निषेध भी कहा गया है। गोद निषेध की संज्ञा भी प्रदान की गई है। गोद निषेध कहने का मतलब गोद लेने की प्रथा का निषेध करना, यानी गोद लेने की प्रथा को समाप्त करना। तो इन सभी की शुरुआत, यानी यह सभी एक ही नीति है। इसे ही राज्य अपहरण की नीति कहा जाता है, इसे ही हड़प नीति कहा जाता है, इसे ही व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता है, इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है और इसे ही गोद निषेध कहा जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसके जनक, इसके जन्मदाता कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। सबसे पहला प्रश्न कि इसके जनक, इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी नींव किसने रखी थी? तो वो कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। तो अब बात करते हैं कि यह नीति थी क्या, जिसे गोद निषेध भी कहा जाता था, यानी गोद लेने की प्रथा का निषेध करना। तो मत कहने का मतलब यह हुआ कि इस नीति के अंतर्गत वैसे भारतीय राज्य, वैसे देशी रियासतें जिसके शासकों के पास, जिनके राजाओं के पास अपना वास्तविक पुत्र नहीं था, तो उन्हें उनके राज्य से वंचित कर दिया गया था। अर्थात उन राजाओं की मृत्यु के बाद जो है, उन राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। तो यही नीति थी। तो इस वजह से लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने के लिए एक नियम को मतलब इन्होंने बनाया था। यानी गोद जो है, कौन से भारतीय राजा गोद ले सकते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल के दौरान गोद लेने का जो है एक नियम बनाया भारत में। किसके लिए? तो भारतीय राज्यों के शासकों के लिए। और इस तरह से जो है लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी के अधीनस्थ भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया था। यानी 3 वर्ग में जो है भारतीय राज्यों को इन्होंने रखा था। और वह 3 श्रेणियां देखते हैं कौन कौन सी है, कि जिसके अंतर्गत जो है लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों के शासकों को जो है गोद लेने के लिए जो है भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में जो रखा था। तो वह राज्यों की, आइए 3 श्रेणियों के बारे में बात करते हैं। पहला श्रेणी क्या है कि स्वतंत्र, दूसरा अधीन और तीसरा कंपनी द्वारा निर्माण। तो आइए एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं कि यह जो भारतीय राज्यों की जो इन्होंने 3 श्रेणियां बनाई थी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी की बात की जाए, जो यहां स्वतंत्र लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि वो भारतीय राज्य जिनका कंपनी के साथ संधि करने के पहले वह कभी भी मतलब गुलाम नहीं हुए थे, यानी पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र थे। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रथम श्रेणी में उस भारतीय राज्य को रखा गया था जो कंपनी के साथ संधि करने से पहले पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। इसे अगर हम लोग दूसरे अर्थ में समझे, यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ कि वो भारतीय राज्य जो कभी भी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं हुए थे और कभी भी उस सर्वोच्च सत्ता को वो कर नहीं दिए थे। सर्वोच्च सत्ता कहने का मतलब जैसे मुगल, मराठा, ये सब सर्वोच्च सत्ता के अंतर्गत आता था। तो वैसे राज्य जो कभी भी इन मुगलों या मराठा सत्ता के अधीन नहीं हुआ हो और कभी भी उसे कर नहीं दिया हो, तो वैसे राज्यों को जो है प्रथम श्रेणी में रखा गया था। दूसरी श्रेणी की बात करें तो जो यहां अधीन लिखा हुआ है, तो वो राज्य जो कंपनी के साथ संधि करने के पहले वह स्वतंत्र नहीं था। कहने का मतलब यह हुआ कि वो भारतीय राज्य जो कभी मराठा एवं मुगल सत्ता के अधीन रहे हों और अब कंपनी के अधीन हो गए हों, तो उस राज्यों को
द्वितीय श्रेणी में रखा गया था। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी की बात करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी द्वारा निर्माण। कहने का मतलब यह हुआ कि वो भारतीय राज्य जिसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि वो भारतीय राज्य जिसे कंपनी ने जीवित किया था या फिर कंपनी ने उसे पुनर्स्थापित किया था, तो वैसे राज्यों को तृतीय श्रेणी में रखा गया था। तो चलिए, राज्य का जो 3 श्रेणियां इन्होंने विभाजित किया था उसे तो हम लोग समझ लिए, लेकिन अब किन राज्यों को गोद लेने की अनुमति थी और किन राज्यों को नहीं थी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रथम श्रेणी वाला जो राज्य था, जो संधि करने से पहले पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, तो उन राज्यों को गोद लेने की अनुमति दी गई थी। समझिएगा पॉइंट को, कि प्रथम श्रेणी वाला जो राज्य था, तो उन राज्यों को, अगर उन राज्य के शासक गोद लेने की स्वीकृति अगर लॉर्ड डलहौजी से मांगते तो उन्हें गोद लेने की स्वीकृति दे दी जाती, लेकिन गोद लेने की उन्हें भी स्वीकृति लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है हम उस कंडीशन के अंतर्गत आते हैं, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो बगैर जो है भारत के गवर्नर जनरल से स्वीकृति लिए, परमिशन लिए हम गोद ले लेंगे। तो गोद लेने के लिए भी उन प्रथम श्रेणी के राज्यों को पहले स्वीकृति लेना होता और स्वीकृति मांगने पर जो है उन्हें स्वीकृति दे दिया जाता। तो प्रथम श्रेणी के लिए यह कंडीशन था। अब बात करते द्वितीय श्रेणी के जो है राज्यों के लिए, तो उन्हें गोद लेने की स्वीकृति देना अथवा नहीं देना यह परिस्थितियों पर निर्भर करता। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय श्रेणी के राज्यों के लिए यह कंडीशन रखा था कि उन्हें गोद लेने की स्वीकृति देना या ना देना यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जैसी परिस्थिति होगी वैसा अनुमति, वैसी स्वीकृति दी जाएगी। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी के बारे में, कि वो राज्य जिसे फिर से पुनर्स्थापित जो है अंग्रेजों ने किया था, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था, जिसे जीवित अंग्रेजों ने किया था, तो उन राज्यों को जो है गोद लेने की स्वीकृति नहीं दी गई थी। तो आप समझे होंगे इस पॉइंट को कि किस तरह से गोद लेने की जो है अनुमति किसे दी गई थी, किसे नहीं दी गई थी। अब बात करते हैं कि यह तो हो गया कि समझ गए हम लोग यहाँ जो गोद निषेध जो प्रथा या अपहरण नीति या व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो आइए इस नीति के अंतर्गत जो है लॉर्ड डलहौजी ने किन किन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। तो यहाँ पर हेडिंग जो है कि विलय नीति से प्रभावित राज्य, यानी लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति से प्रभावित राज्य। लेकिन यहाँ जो विलय नीति है, तो विलय नीति, इस विलय नीति का मतलब यह हुआ कि इसमें जो है बगैर युद्ध किए किसी भी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेना। यहाँ पर विलय का मतलब जो है, यह जो भी यहाँ पर लिखा गया है, इसमें जो है युद्ध के द्वारा नहीं किया गया है, बगैर युद्ध किए जो है किसी भी भारतीय राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। तो आइए बात करते हैं कि इनके विलय नीति से प्रभावित राज्य यानी किन किन राज्यों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि 1848 ईस्वी में सतारा को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। किसके तहत? तो व्यपगत सिद्धांत के तहत। किसके तहत? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। किसके अंतर्गत? तो गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो राज्य अपहरण सिद्धांत के अंतर्गत। यानी इसके अंतर्गत जो है सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने किसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो सतारा को मिलाया था। और यहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि बताइए कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का पहला शिकार कौन सा भारतीय राज्य हुआ था, या कौन सा पहला देसी रियासत जो है इनका पहला शिकार हुआ था? तो वो पहला शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। सतारा कब हुआ था? तो आपको ईस्वी भी याद रखना है, 1848 ईस्वी में। अब आइए बात करते हैं सतारा के बारे में। तो सतारा जो था राज्य, वह मराठों की राजधानी थी।
मराठा शासकों की जो है यह राजधानी थी। हम लोग जब मराठा पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह जो सतारा जो थी यह मराठों की राजधानी थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में सतारा को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि सतारा के जो शासक थे, यानी एक तरह से कह सकते अंतिम मराठा शासक, उनका नाम था शाहजी अप्पा साहिब। क्या नाम था? शाहजी अप्पा साहिब। तो शाहजी अप्पा साहिब की जो है 1848 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु से पहले जो है उन्होंने एक बालक को गोद लिया था। इन्हें कोई संतान नहीं था, यह निसंतान थे। तो इन्होंने मृत्यु से पहले एक बालक को गोद लिया था, ठीक है। और हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं कि मराठा जो राज्य जो था वह कभी भी किसी भी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो सतारा जो था यह प्रथम श्रेणी के राज्य के अंतर्गत आता था। कहानी को समझिएगा। लेकिन क्या हुआ कि शाहजी अप्पा साहिब ने मृत्यु से पहले एक बालक को गोद लिया था, जिसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी लॉर्ड डलहौजी ने इस राज्य को 1848 ईस्वी में विलय कर लिया। तो अब आप कहिएगा कि जब यह सतारा प्रथम श्रेणी के राज्य में था और इसे गोद लेने की अनुमति दी गई थी, तब इसका विलय क्यों किया गया? तो आपको एक कंडीशन और भी बताया गया था कि भले ही प्रथम श्रेणी का राज्य हो, लेकिन उसे गोद लेने के लिए भारत के गवर्नर जनरल से पहले स्वीकृति लेनी होती है। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या आरोप लगाया कि शाहजी अप्पा साहिब ने गोद लेने से पहले मुझसे स्वीकृति नहीं लिया था, मुझसे अनुमति नहीं लिया था, और इसी आधार पर जो है इन्होंने सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब बात करते हैं कि 1848 ईस्वी के बाद 1849 ईस्वी में इन्होंने जैतपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। यह जैतपुर कहाँ पड़ता है? तो बुंदेलखंड में पड़ता है। फिर 1849 ईस्वी में जैतपुर के बाद इन्होंने संभलपुर को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, जो उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद फिर 1850 ईस्वी में बाघाट को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। झांसी के राजा कौन थे? तो गंगाधर राव थे। इनकी पत्नी का नाम था रानी लक्ष्मीबाई। इन्हें भी कोई संतान नहीं था, तो इन्होंने भी जो है एक बालक को गोद लिया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जो है हटाकर, क्योंकि गोद लेने की प्रथा को जो उन्होंने समाप्त कर दिया था, तो इस वजह से उसे हटाकर जो है 1853 ईस्वी में झांसी का भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। इसके बाद फिर 1854 ईस्वी में जो है नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। और फिर बात करते हैं कि 1855 ईस्वी में इन्होंने करौली का भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। लेकिन अभी रुकिए कि क्या हुआ कि इसने 1855 ईस्वी में करौली कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो राजस्थान के करौली का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय तो कर लिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे हिंदी में जो है निदेशक मंडल कहा जाता है, तो निदेशक मंडल ने जो है इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने से जो है मना कर दिया। बोला नहीं, इसे जो है ये विलय करने की जो है मतलब लायक नहीं है, यानी इसे विलय नहीं किया जा सकता है। और तब जाकर जो है इसे 1855 ईस्वी में ही जो है इसे फिर से स्वतंत्र कर दिया गया। इसका मतलब करौली क्या हुआ कि यह एक्सेप्शन केस है, यह अपवाद में आएगा, क्योंकि इसे तो फिर से स्वतंत्र कर दिया गया ना। अब तो यह ब्रिटिश साम्राज्य में विलय इसका नहीं, मतलब कि पूर्ण रूप से इसका विलय नहीं हो पाया। तो इस वजह से आपको विलय के अंतर्गत जो है यहां से लेकर आपको नागपुर तक याद रखना है।
तो इसका मतलब यह हुआ कि इन सभी राज्यों का जो ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय किया गया था वह युद्ध के आधार पर नहीं किया गया था या किसी अन्य आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि इन नियमों के आधार पर जो है इन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई भी क्रम आपको दे दिया जाएगा या मैचिंग करने के लिए, मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। मान लीजिए इसी में 3-4 दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से किसका जो है कब विलय किया गया था। तो इस वजह से आपको ईस्वी याद रखना है, ताकि आप लोग, क्या होगा कि कभी कभी जो प्रश्न दिया जाता है वह ईस्वी नहीं दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए दे दिया जाएगा सतारा, बघाट और उदयपुर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें से क्रम क्या था ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसे उल्टा पुल्टा करके आ जाइएगा, आंसर लगाकर आ जाइएगा। लेकिन याद रहने से क्या होगा कि आप ईस्वी ना भी दे तो भी आप सटीक आंसर लगाकर आइएगा। तो यह तो था कि यह गोद निषेध या व्यापकत सिद्धांत के अंतर्गत जो है यह जो विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, यह उसकी बात हुई। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं अन्य विलय के बारे में। अन्य विलय कहने का मतलब यह हुआ कि इस नीति के अलावा दूसरे जिस माध्यम से विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय राज्यों का, तो उस नीति के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो सिक्किम का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय किया 1850 ईस्वी में, वह किस आधार पर किया, तो आइए आधार जानते हैं। तो वह आधार था कि इन्होंने सिक्किम पर जो है दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। दुर्व्यवहार का आरोप, इसे हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी ने 2 अंग्रेज डॉक्टरों पर जो है सिक्किम वासियों के द्वारा दुर्व्यवहार करने का जो है आरोप लगाया था। और उसी दुर्व्यवहार करने के आरोप के द्वारा जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में सिक्किम को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। और जिन 2 अंग्रेज डॉक्टरों के खिलाफ जो है सिक्किम वासियों ने दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था, वो डॉक्टरों का, उन 2 डॉक्टरों का नाम था, एक यूसुफ हुकर और दूसरे का नाम था कैंपबेल। इन्हीं 2 डॉक्टरों के साथ जो है सिक्किम वासियों ने दुर्व्यवहार किया था और जिस आधार पर 1850 ईस्वी में सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अब बात करते हैं अगले विलय के बारे में, अगले राज्य के बारे में। तो वो है 1853 ईस्वी में जो है इन्होंने बरार का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। तो बरार का जो ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय किया, यहाँ पर किसका शासन था, तो यहाँ पर हैदराबाद के निजाम का शासन था। इसे किस आधार पर जो है विलय किया गया, तो इसे ऋण के आधार पर, यानी ऋण के बदले जो है इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में 1853 ईस्वी में विलय कर लिया। ऋण अर्थात कर्ज। तो कहने का मतलब यह है कि हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने अंग्रेजों से जो है ऋण लिया था, कर्ज लिया था, लेकिन अब वो उस कर्ज को, उस ऋण को जो है चुकाने की स्थिति में नहीं थे। तो इस वजह से लॉर्ड डलहौजी ने उसी ऋण के बदले, उसी कर्ज के बदले जो है 1853 ईस्वी में बरार को जो है, जिस पर हैदराबाद के निजाम का शासन था, तो उस बरार को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग अगले विलय के बारे में। तो अगला विलय है कि युद्ध के द्वारा विलय, यानी युद्ध करके किन किन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। तो यहाँ पर हेडिंग समझिएगा कि यह है युद्ध के द्वारा विलय। तो युद्ध के द्वारा 2 राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में। कौन कौन, तो एक है 1849 में पंजाब राज्य का और दूसरा 1852 ईस्वी में निचले वर्मा एवं पीगू क्षेत्र का जो है इन्होंने युद्ध के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। तो आइए बात करते हैं कि युद्ध के द्वारा विलय। तो क्या हुआ था कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही जो है 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले तो यह प्रश्न ही बन गया कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1848 से 1849 में किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो है सिखों की जो है
पूर्ण रूप से पराजय हुई थी और पराजय होने के बाद जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। अब बात करते हैं युद्ध के द्वारा दूसरे राज्य का जो विलय किया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है 1852 ईस्वी में निचले बर्मा एवं पीगू का क्षेत्र। तो आइए समझते हैं कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध यह कब से कब तक हुआ था। तो 1848 से 1852 ईस्वी तक हुआ था। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। क्यों हुआ था यह युद्ध? तो हम लोग प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो 1824 से 1826 ईस्वी तक हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और उस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी 1826 ईस्वी में यांडू की संधि के द्वारा हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि 1848 ईस्वी में बर्मा में सरकार चेंज हो गया, सरकार बदल गया। और जो सरकार जो दूसरा बदल कर आया तो उस सरकार ने उस यांडू की संधि को मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, जो 1826 ईस्वी में की गई थी अंग्रेजों के साथ। तो उस यांडू की संधि को उसने मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इस वजह से जो है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। और कब से कब तक? तो 1848 से 1852 ईस्वी तक हुआ। और इस युद्ध में जो है बर्मा की हार हुई, लेकिन पूर्ण रूप से जो है बर्मा को जो है नहीं मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, बल्कि बर्मा का जो है सिर्फ निचले क्षेत्र को मिलाया गया था, जिसे हम लोग निचला बर्मा कह सकते हैं। यानी जैसे बर्मा का जो क्षेत्र है उसका निचला हिस्सा, तो निचला बर्मा को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1852। एवं वहीं पर जो है पीगू का भी प्रदेश पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है, उसे भी जो है 1852 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। तो यह तो था युद्ध के द्वारा विलय। अब बात करते हैं अगले विलय के बारे में कि वह है कुशासन के आधार पर विलय। यानी सही तरीके से शासन नहीं चल रहा था, तो कुशासन के आधार पर किन राज्य का विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में? तो वह है अवध। तो अवध का 1856 ईस्वी में जो है कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि जब 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, तब उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। उस समय अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। और जब अवध का 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया, तो उस समय अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? तो जेम्स ऑट्रम थे। यहां पर रेजिडेंट एक वर्ड है, तो रेजिडेंट का हिंदी होता है, मतलब उसका मतलब होता है निवासी, लेकिन यहां पर ब्रिटिश निवासी कहना गलत है। रेजिडेंट का अर्थ भले ही निवासी होता है, लेकिन यहां पर फिर ब्रिटिश निवासी कहना गलत है। तो यहां पर ब्रिटिश रेजिडेंट का कहने का मतलब यह हुआ कि देशी रियासतों में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि। यहां पर जो है ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब यह हुआ कि देशी रियासतों में या भारतीय रियासतों में या फिर भारतीय राज्य में जो है ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि कौन है। तो यहां पर ब्रिटिश रेजिडेंट का कहने का मतलब यह हुआ। तो जब 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो उस समय अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, यानी ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि कौन था? तो वो जेम्स ऑट्रम थे। तो जेम्स ऑट्रम ने ही पहली बार उन्होंने कहा था कि अवध का प्रशासन अत्यधिक दूषित हो गया है, अर्थात यहां पर जो प्रशासन अस्त व्यस्त है, सही तरीके से नहीं चल रहा है, और यहां के लोगों की अवस्था, जो लोगों की स्थिति जो है अत्यधिक सोचने लायक है। तो वही जेम्स ऑट्रम के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया, यानी उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसी रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाते हुए 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो यह था लॉर्ड डलहौजी का पूरा विलय,
जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है इन सारे राज्यों का जो है विलय किया। तो आप देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल के दौरान कितने सारे राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। और इसी वजह से अगर आपसे यह पूछा जाए कि ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ, तो वह होगा लॉर्ड डलहौजी। यानी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सर्वाधिक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो अब बात करते हैं यहाँ विलय से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो यह तो हम लोग देख लिए, यह जो चार्ट था यह था व्यपगत के सिद्धांत से रिलेटेड। यहाँ पर आपको क्रम पूछ दिया जाएगा, ऑर्डर पूछ दिया जाएगा, और एक प्रश्न इससे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि इनके विलय नीति का जो पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ था, तो वो था सतारा। कब? 1848 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट है कि आपको यहाँ पर सबका ईस्वी याद रखना, ताकि जब क्रम पूछे तो आप सही तरह से करके आइए। तीसरा जो प्रश्न है कि इस नीति के जन्मदाता कौन थे, तो वो लॉर्ड डलहौजी थे। यानी विलय नीति के जन्मदाता यानी जनक कौन थे, तो वो लॉर्ड डलहौजी थे। अब बात करते हैं कि अब जो आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्न में से किन भारतीय राज्यों का जो है दुर्व्यवहार के कारण जो है उसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, वहां पर क्या लिखा गया है कि दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर, तो दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिर्फ एक ही राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था, वो कौन था? सिक्किम। कब? 1850। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि किन भारतीय राज्यों का ऋण के बदले जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। यानी ऋण के आधार पर जो है, कर्ज के आधार पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था, तो वो है बराड़ का विलय। कब? तो 1853 ईस्वी में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किन भारतीय राज्यों का युद्ध के द्वारा जो है विलय किया गया था, मतलब डलहौजी ने विलय किया था युद्ध के द्वारा। तो किन किन राज्यों का युद्ध के द्वारा? तो एक पंजाब। कब? तो 1849 ईस्वी में। दूसरा निचले वर्मा एवं पीगू। कब? तो 1852 ईस्वी में। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रश्न जो बनता है विलय से संबंधित, वह आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्न में से किन भारतीय राज्यों का कुशासन के आधार पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। तो कुशासन के आधार पर सिर्फ एक ही राज्य का विलय किया गया था, वह था कौन? तो अवध। अवध का विलय किया गया था। कब? तो 1856 ईस्वी में। यहां से फिर एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि जब 1856 ईस्वी में जो है अवध का जो है विलय किया गया, तो उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वह कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो थे जेम्स ऑट्रम, जिनके रिपोर्ट के आधार पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। और फिर जो नेक्स्ट प्रश्न जो अवध से पूछा जाता है कि जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया तो उस समय अवध के नवाब कौन थे? तो वो थे वाजिद अली शाह। तो बस इतना ही प्रश्न जो है आपका विलय, डलहौजी के विलय से पूछा जाता है, जिसे अब आप लोग समझ गए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उपाधियों एवं पेंशनों का जो है अंत कर दिया, यानी इसे समाप्त कर दिया। यह क्या पॉइंट है? तो बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल के दौरान जो है उन राज्यों के शासकों का जो है उपाधि एवं पेंशन समाप्त कर दिया जिस राज्य को पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो आइए उसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने 1853 ईस्वी में धोंदू पंथ, या फिर जो आगे चलकर नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो 1853 ईस्वी में इन्होंने धोंदू पंथ का जो है पेंशन बंद कर दिया। ये कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे धोंदू पंथ, जो बाद में यानी आगे चलकर जो है नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो इनका पेंशन जो है, अर्थात कहने का मतलब पेशवाओं का पेंशन जो है 1853 ईस्वी में इन्होंने समाप्त कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त कर दी। तो इस पॉइंट को आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल के दौरान
क्या क्या कार्य किया या फिर क्या क्या सुधार किया उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि इनका शासन संबंधी सुधार, इन्होंने शासन के क्षेत्र में क्या सुधार किया। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने शासन के क्षेत्र में दो सुधार किया। एक पहला यह है कि शासन का इन्होंने केंद्रीकरण किया। शासन का केंद्रीकरण कहने का मतलब यह हुआ कि बर्मा, पंजाब, मध्य प्रांत एवं अवध जैसे क्षेत्रों को, प्रदेशों को जो इन्होंने हाल ही में जीता था, तो उन प्रदेशों में लॉर्ड डलहौजी ने विनियम विहीन व्यवस्था को शुरू किया। यह व्यवस्था क्या है? विनियम विहीन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जो है शासन का केंद्रीकरण किया गया था। तो विनियम विहीन व्यवस्था, इसके अंतर्गत उन प्रदेशों में, उन जीते गए प्रदेशों में जो है अब कमिश्नरों एवं जिला अधिकारियों की जो है अब नियुक्ति की जाने लगी थी। यानी उनकी नियुक्ति की शुरुआत की गई थी इन प्रदेशों में। तो इस व्यवस्था का मतलब यही होता है। अब बात करते हैं शासन संबंधी सुधार के अंतर्गत दूसरे सुधार के बारे में कि इन्होंने 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन का गठन किया था। तो 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन का जो गठन किया था, इसका क्या काम था? तो इनाम कमीशन का जो गठन किया था वह इसलिए ताकि वैसे जागीर का पता लगाना जिस पर भूमि कर नहीं लगता हो। जागीर किसे कहा गया है? तो जो मतलब इनाम के रूप में जो है जिस भूमि को दिया जाता था उसे जागीर कहा गया है। तो वैसे जागीरों का पता लगाना, वैसे जागीर का पता लगाना जिस पर भूमि कर नहीं लगता हो, तो इसके लिए ही जो है 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन का गठन किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग इनके कार्यकाल के दौरान जो सैनिक सुधार इन्होंने किया था इसके बारे में। तो सैनिक सुधार के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कि 1856 ईस्वी में इन्होंने तोपखाना कहाँ बनाया था? तो मेरठ में बनाया था। इससे पहले 1856 ईस्वी से पहले तक, अर्थात मेरठ को तोपखाना बनाने से पहले तक जो है यह तोपखाना कहाँ था? तो वह कलकत्ता में था। तोपखाना कहने का मतलब यह हुआ कि तोप एवं गोला बारूद को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे तोपखाना कहा जाता है। तो 1856 ईस्वी में इन्होंने तोपखाना कहाँ बनाया? तो मेरठ में, जो इससे पहले कलकत्ता में अब तक था। अब बात करते हैं सैनिक सुधार के अंतर्गत इन्होंने शिमला को राजनीतिक एवं सैनिक मुख्यालय बनाया। तो राजनीतिक एवं सैनिक मुख्यालय किसे बनाया था? तो वह शिमला को बनाया था। और इसके साथ साथ लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश सेना में भारतीयों की नियुक्ति कम कर, भारतीय सेना की नियुक्तियों को जो है कम कर दिया और किसकी संख्या को बढ़ाया? तो अंग्रेजों की संख्या को इन्होंने बढ़ाया। इसके साथ साथ लॉर्ड डलहौजी ने गोरखा सैनिकों के लिए एक अलग से जो है रेजिमेंट को इन्होंने शुरू किया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि गोरखा सैनिकों का जो है एक अलग से सैनिक दल का जो है इन्होंने शुरुआत की थी, जिसे गोरखा रेजिमेंट कहा गया है। तो गोरखा रेजिमेंट को जो है इन्होंने अलग से उसे रखने की व्यवस्था की थी। अब बात करते हैं कि शिक्षा संबंधी सुधार के बारे में, यानी इसके कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ था। तो बात करते हैं कि इनके कार्यकाल में जो है शिक्षा का जो सुधार का जो है वह दूसरा चरण शुरू हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का पहला चरण कब शुरू हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा जो है भारत में पहली बार आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी और वह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का वह पहला चरण माना गया है, जिसे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास। लेकिन फिर क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार का यह दूसरा चरण था वह कैसे था? तो क्या हुआ कि 1854 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए, सुधार करने के लिए
चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में जो है एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तो उस रिपोर्ट को वुड डिस्पैच कहा गया है। और यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1854 ईस्वी में किया गया था वुड डिस्पैच, क्योंकि चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में जो है उस आयोग का गठन किया गया था और रिपोर्ट वह पेश किया गया था। तो वुड डिस्पैच को हिंदी में वुड घोषणा भी कहा जाता है, यानी चार्ल्स वुड की घोषणा। तो उन्होंने क्या क्या जो है 1854 ईस्वी में भारत में शिक्षा के विकास के लिए जो है क्या क्या घोषणा की। तो यह जो 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच जो आया था, तो इसमें पहली बार व्यापक लेवल से जो है, व्यापक रूप से जो है भारत में शिक्षा के लिए व्याख्या की गई थी इस वुड डिस्पैच में, इस वुड घोषणा में। इस वजह से 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके घोषणा से भारतीय शिक्षा में जो है अत्यधिक लाभ हुआ था, अत्यधिक विकास हुआ था और इस वजह से इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसे भी जो है 1854 का जो यह जो वुड डिस्पैच है, इसे भी हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग भारत में शिक्षा का विकास पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप 2-3 पॉइंट को जानिए कि क्या हुआ कि इसी घोषणा के द्वारा जो है चार्ल्स वुड का यह मानना था कि ठीक है, भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम भले ही अंग्रेजी हो, लेकिन क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा को भी जो है प्रोत्साहित करना उतना ही जरूरी है जितना अंग्रेजी भाषा को। तो इन्हीं के घोषणा के आधार पर जो है अब भारत में यानी 1854 ईस्वी में स्थानीय भाषा के आधार पर जो है स्कूल एवं सरकारी कॉलेजों की जो है स्थापना की गई थी, जिसमें स्थानीय भाषा का यानी क्षेत्रीय भाषा का यूज किया जाता है। इनके घोषणा के आधार पर यानी इन्होंने जो है अपने डिस्पैच में यानी अपने रिपोर्ट में जो घोषणा किया था वह यह था कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में बंगाल, बंबई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो अभी तो फिलहाल यही आप जानिए कि शिक्षा संबंधी क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ, लेकिन जब हम लोग भारत में शिक्षा का विकास पढ़ेंगे तब वहां पर जो है हम लोग बिल्कुल इसे और भी डिटेल से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले सुधार के बारे में। इनके अगले कार्य के बारे में वह है सार्वजनिक सुधार या सार्वजनिक कार्य कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने और क्या क्या कार्य किया था, क्या क्या सुधार किया था। तो बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा गया, किसे माना गया है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना गया है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी। तो भारत में जो है पहली रेलवे लाइन जो शुरू की गई थी वह किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू की गई थी 1853 ईस्वी में। इसी वजह से लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना गया है। और यह जो भारत में पहली रेलवे लाइन जो शुरू की गई थी 1853 ईस्वी में, यह किन नगरों के बीच की गई थी? किन किन नगरों के बीच की गई थी? तो वह बंबई से थाने के बीच की गई थी। महाराष्ट्र का यह नगर था बंबई से थाने। तो बंबई से थाने के बीच जो है भारत में पहली रेलवे लाइन को शुरू किया गया था। और यह कितने किलोमीटर की यह दूरी थी? तो यह 34 किलोमीटर की यह रेलवे लाइन शुरू की गई थी। तो यहां से प्रश्न आपको समझ में आ गया कि पहला प्रश्न कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना गया है? तो लॉर्ड डलहौजी को। भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1853 ईस्वी में। कहां से कहां तक? तो बंबई से थाने। कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि भारत में जो पहली रेलवे लाइन जो शुरू की गई थी
वह किस कंपनी के द्वारा, किस रेलवे कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी। मान लीजिए जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि ईस्टर्न रेलवे के द्वारा, वेस्टर्न रेलवे के द्वारा, और उसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि बताइए कि 1853 ईस्वी में भारत में जो पहली रेलवे लाइन की जो शुरुआत की गई थी वह किस रेलवे कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो उस कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। क्या नाम है, ध्यान से सुनिए उस कंपनी का जिसने पहली रेलवे लाइन भारत में शुरू की, तो उसका नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। यह प्रश्न पूछा भी गया है पीसीएस में और आईएएस में भी जो है इस प्रश्न को पूछा गया है कि किस रेलवे कंपनी ने पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने शुरू की थी, उस कंपनी का नाम था। तो चलिए पहली रेलवे लाइन के बारे में तो हम लोग बात कर लिए। अब बात करते हैं कि भारत में दूसरी रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई। तो भारत में दूसरी रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई वह 1854 ईस्वी में हुई। कहां से कहां तक, तो कलकत्ता से रानीगंज तक, यानी बंगाल में जो है कलकत्ता से रानीगंज तक जो है भारत में दूसरी रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। कब, तो 1854 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि जिस तरह से भारत में लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना गया है, उसी तरह से भारत में टेलीग्राफ सेवा का जनक, भारत में डाक सेवा यानी पोस्ट ऑफिस सेवा का जनक भी जो है वह लॉर्ड डलहौजी को माना गया है। क्यों, आइए देखते हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान 1853 ईस्वी में इन्होंने यानी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली टेलीग्राफ सेवा शुरू किया था। टेलीग्राफ सेवा जिसे तार सेवा भी कहा जाता है, यानी तार के माध्यम से जो है संदेश भेजना, दूर से संदेश भेजना, तो उसे ही टेलीग्राफ कहा गया है। तो भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा को किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। कब, तो 1853 ईस्वी में। तो जिस तरह से पहली रेलवे लाइन जो शुरू हुआ था बंबई से थाने तक, तो उसी तरह से भारत में जो पहली टेलीग्राफ सेवा जो शुरू हुआ था वह कलकत्ता से आगरा तक शुरू किया गया था। कहां से कहां तक, तो कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ सेवा को शुरू किया गया था। और इस टेलीग्राफ सेवा के लिए जो है एक विभाग की भी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जिसे टेलीग्राफ सेवा विभाग कहा गया है। और उस टेलीग्राफ सेवा विभाग की स्थापना कहां की गई थी, तो वो कलकत्ता में की गई थी। अब बात करते हैं कि 1854 ईस्वी में एक पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा जो है भारत में पहली बार पोस्ट ऑफिस सेवा को भी शुरू किया गया, यानी डाक सेवा को भी शुरू किया गया। और उसी 1854 के पोस्ट ऑफिस एक्ट के द्वारा जो है भारत में पहली बार डाक टिकट को जारी किया गया था, यानी पोस्ट ऑफिस टिकट को जो है जारी किया गया था, पोस्ट टिकट को जो है जारी किया था। तो यानी बात करते हैं कि 1854 में जो है पहली बार भारत में जो है डाक सेवा शुरू हुआ और पहली बार जो है डाक टिकट जो है जारी हुआ था। वह किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो इसी वजह से इन्हें डाक सेवा का जो है जनक, डाक टिकट का जनक किसे कहा जाता है, तो वह लॉर्ड डलहौजी को। तो भारत में जो डाक सेवा यानी पोस्ट ऑफिस सेवा जो शुरू हुआ, तो वह 2 पैसे के शुल्क पर जो है इस डाक सेवा का कोई भी जो है व्यक्ति लाभ ले सकता था। सिर्फ भेजने के लिए जो है 2 रुपए जो है शुल्क, 2 रुपए कह रहा हूं, 2 पैसे का शुल्क लगता था। यानी एक डाक सेवा के लिए जो है एक व्यक्ति को कितना पे करना होता था, तो 2 पैसा। तो 2 पैसे के शुल्क पर जो है वह डाक सेवा का फायदा ले सकता था। और यह जो 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकट जो जारी किया गया था वह कहां से जारी किया गया था, तो वह कराची से जारी किया गया था। अब बात करते हैं कि 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की जो है इन्होंने स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग की इन्होंने इस वजह से स्थापना की क्योंकि इसके अंतर्गत जो है कई सारे पुलों का निर्माण किया गया था।
1854 ईस्वी में जो है इन्होंने लोक निर्माण विभाग की प्रत्येक प्रांत में स्थापना की थी। और इसके साथ साथ इन्होंने 1854 ईस्वी में सिंचाई के लिए गंगा नहर को खोल दिया था। सिंचाई के लिए जो है 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने गंगा नहर को खोल दिया था। अब बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल के दौरान कराची, कलकत्ता एवं मुंबई में जो है कई सारे बंदरगाह को भी जो है विकसित किया था। तो कई सारे बंदरगाह को विकसित इन्होंने कहाँ कहाँ किया था? तो कराची, कलकत्ता एवं मुंबई में जो है इन्होंने कई सारे बंदरगाहों को विकसित किया था, उसका विकास किया था। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल के दौरान जो है 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था, यानी संथालों का विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो सिर्फ अभी आप यहाँ पर यह जानिए कि 1855 से 56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था वह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट भी पारित किया गया था। इससे पहले हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया, वह किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और उस 1853 के चार्टर एक्ट को जो है उसके लिए हम लोग एक अलग से क्लास लाएंगे। अब बात करते हैं कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के बाद जो है भारत का अगला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत में शासन किया, लेकिन यह 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में शासन नहीं किया, बल्कि क्या हुआ कि 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम एक आया था। क्योंकि कैनिंग के शासनकाल में 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसे 1857 का विद्रोह कहा गया है, तो उस विद्रोह के कारण जो है 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम आया था। और उस अधिनियम के द्वारा जो है अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1857 ईस्वी तक ही भारत के गवर्नर जनरल रहे और 1857 से 1862 ईस्वी तक जो है ये भारत के प्रथम वायसराय बने थे। तो बताइए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो वह लॉर्ड कैनिंग हुए। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आपको दोनों याद रखना है। तो यहां पर जो है हम लोग लॉर्ड कैनिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग भारत का प्रथम वायसराय यानी लॉर्ड कैनिंग के बारे में जब वहां पर पढ़ेंगे तो वहीं पर जो है इनके सभी कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम लोगों का भारत का गवर्नर जनरल समाप्त हुआ। इसके बाद जो है 1853 का चार्टर एक्ट आएगा, जो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ था, लेकिन उसे हम अलग से पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और तब जाकर जो है फिर भारत का वायसराय शुरू होगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।